नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और हम यहाँ पे कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, जिसमें वैकेंसीज है लाखों में और एस्पिरेंट्स है करोड़ों में। तो इसी एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं और यहाँ पे साइंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। 25 क्वेश्चन 100 में से साइंस के आ रहे हैं, तो साइंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एनसीईआरटी से। और जो 5 और 6 सितंबर को एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो कुछ सवाल आए थे और वो किस तरह के सवाल आए थे, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। वो किस तरह के सवाल बेसिकली आए थे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेमोरी क्वेश्चन है, उन सब का एक मिश्रण यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा और आगे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो भी यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, कहता है कि जाइलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉट। पौधों में जाइलम डैश के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन क्या क्या है? पानी है, फूड है, एमिनो एसिड है या सभी है, ऑल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा पानी, वाटर। यानी कि ये पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? जाइलम। और फोलम किसके लिए होता है? ये फूड के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो, जाइलम क्या करता है? पानी और मिट्टी को स्थानांतरित करने का काम करता है। और जाइलम में क्या क्या होता है? जाइलम में होता है, देखो देख सकते हैं, ट्रैंकियार्ड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम ट्रैंकियार्ड होता है और जाइलम फाइबर होता है। उसी तरह का फोलम की बात करें तो फोलम में क्या क्या होता है? फोलम में जो लीव्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड के वेसल्स होते हैं, उसी तरह जाइलम और फोलम जो होते हैं वो प्लांट में वो सेम काम करते हैं। जो हमारे शरीर में खून करता है, सारे तत्वों को जो हम खाते हैं उसको पूरे शरीर तक पहुँचाने का जो काम होता है, वो सेम काम जो है जाइलम और फोलम एक तरह से कह सकते हैं प्लांट में करते हैं। तो यहाँ पे फोलम जो होते हैं 5 तरह के सेल से बने होते हैं। ये फोलम जाइलम क्या होता है? उत्तक होते हैं। उत्तक किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं, कोशिका से बनते हैं। तो कोशिका फोलम में भी 5 प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलम फाइबर एंड फोलम पैरेन्काइमा। ये नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। सवाल जो है अब सीधे सीधे नहीं आ रहे दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सवाल सीधे सीधे भी नहीं आ रहे हैं, सवाल अब आ रहे हैं थोड़े से घुमा के, आपको स्टेटमेंट के रूप में सवाल आ रहे हैं। आपको सवाल आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग करने के टाइप्स में। तो किसी भी प्रकार से सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है। कॉन्सेप्ट में तो बदलाव नहीं हो रहा है ना, सवाल के टाइप में बड़ा बदलाव हो रहा है। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो सवाल किसी भी तरीके से पूछे तो आपसे वो जरूर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। एनसीईआरटी की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे जाइलम भी होता है, वो भी क्या होता है? एक उत्तक होता है। ये बना होता है किन से? ट्रैंकियड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। याद रखेंगे अच्छे से। तो अब देख रहे हो कि काफ़ी सारे इमेज बेस्ड भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरह के सवाल देख के आपको इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, इसी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जाइलम फोलम के भी बारे में। ट्रैंकियार्ड्स और वेसल्स की बात करें तो ये ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि ट्यूब, जैसे कि हमारी जिसकी जो ट्यूब जिससे हमारे ब्लड जो होता है वो पास करता है, तो उसी तरह का ट्यूब होता है जाइलम और फोलम में भी। इसके अलावा क्या होता है कि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होते हैं। पैरेन्काइमा का क्या काम क्या होता है कि इसमें फूड स्टोर करने का काम क्या होता है। अब जाइलम में एक खास बात क्या होती है दोस्तों, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी सारे जो उसके सेल होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, मतलब मरे हुए सेल के बाकी पार्ट बने होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये जो होता है जो लिविंग सेल होता है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे। उसी तरह फोलम की बात कर रहे हैं तो फोलम में क्या होता है? लिविंग सेल्स ज़्यादातर होते हैं, बट एक फोलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है? वो एक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग सेल होता है। और फोलम फाइबर जो होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग सेल होता है। इसके अलावा बाकी सारे जो क्या होते हैं? बाकी सारे जो होते हैं वो आपके लिविंग सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं एक तरह से एक बार। और जो डायग्राम के फॉर्म में भी सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फोलम की या जाइलम के डायग्राम्स दिखा के आपको वहाँ पे लेवलिंग करने के लिए बोला जा सकता है। तो दोनों फोलम और जाइलम का डायग्राम आपको अच्छे से समझना, एक बार एनसीईआरटी किताब से देख लेंगे, सवाल आएगा तो वहीं से आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ। क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत डैश के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, सोडियम और पोटासियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। यहाँ से देखो ये क्या है? ये डायवोनर का ट्रिक है। डायवोनर के ट्रिक से मुझे लगता है अब तक 4-5 सवाल पूछ दिए गए होंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये ट्रिक क्या कहता है कि दो जो एलिमेंट होते हैं उनका जो एवरेज होता है वो
बीच वाले के बराबर होता है अगर हम जितने भी तत्व हैं उनको एटॉमिक मास के क्रम में संयोजित करते हैं। तो 3 त्रिक उन्होंने निकाले थे। 3 त्रिक कौन कौन से थे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एक था लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, एक था कैल्शियम का, स्ट्रोंटियम का और बैरियम का, और एक था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है दोस्तों, ये होता है 35.5, ठीक है। आयोडीन कितना होता है 126.9। अब इसको जोड़ के क्या करना है, इसका आधा करोगे तो लगभग आपको मिलेगा ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है 79.9 के आसपास। तो 3 त्रिक उन्होंने निकाले थे और एक पहला एटम था कि जिसमें बताया गया कि पीरियोडिक टेबल को हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर साहब वो पहले थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का एक प्रयास किया। प्रयास कह सकते हैं असफल रहा, लेकिन प्रयास तो कहीं से होता ही है, कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको या अच्छे से याद कर लें कि 3 जो त्रिक हैं वो कौन कौन से हैं। 3 त्रिक इंपॉर्टेंट है, उनके एटॉमिक मास के जुड़े हुए इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। जॉन न्यूलैंड के बारे में सवाल पूछा गया है कि जॉन न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन एन डैश ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक डैश। जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु डैश के क्रम में डैश में व्यवस्थित किया, ठीक है। मतलब कि जो या तो उन्होंने एटॉमिक मास को कंसिडर करते हुए उसके हिसाब से अपना पीरियोडिक टेबल, उसके हिसाब से अपना आवर्त सारणी बनाया, या उन्होंने एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपना आवर्त सारणी को इन्होंने बनाया। तो क्या सत्य बात है? सत्य बात यह है कि उन्होंने क्या किया कि नोन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास यानी कि बढ़ते हुए मास के क्रम में उन्होंने लगाया, यानी कि जो मास थे वो एटॉमिक मास था वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में उन्होंने लगाया। और इन्होंने ही दिया था क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव। याद रखेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो सीरीज़ में, और इससे जुड़े हर शिफ्ट में न्यूलैंड से या डॉर्मनेट से सवाल आते ही रहे हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक ये ग्रुप डी का बना हुआ है। इवन बात करें 2018 से ही ये सब जो टॉपिक्स हैं बहुत फेवरेट बने हुए हैं ग्रुप डी के लिए। तो आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सवाल पूछा गया है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा 2 तत्व ग्रुप डी में ग्रुप 2 में शामिल है। ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम एंड पोटासियम, कैल्शियम एंड फ्लोरीन, या मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, या AR और आर्गोन या हीलियम। तो दोस्तों सबसे सही उत्तर क्या होगा इसमें, सबसे सही उत्तर का एक ही सही उत्तर है, वो क्या होगा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जी। और बाकी सारे जो है वो अलग अलग के हैं। ये सोडियम और पोटासियम क्या ग्रुप 1 का है, ठीक है। ये कौन से, ये हैलोजन वाले ग्रुप के हैं, क्लोरीन फ्लोरीन। ये कौन से, ये ग्रुप 18 के हैं, नोबल गैस वाले, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम का है 20, और ये दोनों जो हैं वो ये दोनों कहाँ अवेलेबल हैं, ये दोनों ग्रुप 2 में अवेलेबल हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछता है आपसे कि यूनिट ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल दूरी की इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, डायोप्टर, मीटर, मीटर स्क्वायर, या 1/मीटर। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मीटर। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, दूरी है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, एक तरह से दूरी ही है। फोकल दूरी किसको कहते हैं, जब दूरी हम लिख दिए तो क्या होगा, इसकी इकाई मीटर ही होगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर पूछते हैं लेंस की पावर की इकाई कितनी है, तो लेंस की पावर की इकाई होती है दोस्तों डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ रेसिस्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। 12 वोल्ट के विभवांतर और 4 ओम की प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक की शक्ति को ज्ञात कीजिए। पावर कितना होता है दोस्तों, पावर के 3 सूत्र हमें याद रखना है। एक होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा क्या होता है I स्क्वायर R। तीसरा क्या होता है V स्क्वायर बाय R। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, V दिया है, यानी विभवांतर दिया हुआ है कितना, 12 का 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना दोस्तों, 4 ओम। तो कितना लिखेंगे इसको, 12 गुना 12 बटा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 12 3 कितना होता है 36, 36 वाट जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीनों सूत्र याद रखना है, VI स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R। तीनों में से आपको फार्मूला के डायरेक्ट भी फार्मूला पूछा गया है और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी बनाने के लिए बोला गया है। तो हर तरह से सवाल पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल हो या आप कह सकते हैं थ्योरी है, सब आप बना लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
आपको ये याद हो, V इंटू आई याद होगा, यहाँ से आप ये दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। निकाल के मैं दिखा भी सकता हूँ। जैसे आपको VI पता है, आपको पता है I कितना होता है, V/R, तो हमने क्या कर दिया, V/R से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया क्या, V²/R। ठीक है। अब इसी तरह I क्या, V क्या कितना होता है, V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IR होता है। तो यहाँ पर डाल दे तो क्या बन जाएगा, ये I²R बन जाएगा, है ना। तो आप किसी भी तरह से फार्मूले बना सकते हैं और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सीधा फार्मूला है, सीधा इसमें बैठाना है, आंसर उत्तर निकालना है, कुछ नहीं करना है। इनसे सवाल ना तो गलत होने चाहिए, ना इसमें अधिक वक्त लगने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल कह रहा है कि 3 resistors 3 ohm, 2 mm, 6 ohm are kept. There is battery of 12 volt. The ratio of minimum and maximum current drawn by the circuit is। 3 प्रतिरोधक हमें दिए हुए हैं, 3 ओम के, 2 ओम के, 6 ओम के, 12 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट द्वारा प्राप्त की जा सकने वाले न्यूनतम और अधिकतम धारा का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवाल अब पूछे जा सकते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिमाग रखने लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि कब जो होता है वो अधिकतम करंट प्राप्त कर सकते हैं, कब जो है वो न्यूनतम करंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, अधिकतम करंट हम कब प्राप्त कर पाएंगे, कि जब रेजिस्टेंस होगा सबसे कम सबसे कम कब होगा, जब सारे जो है वो पैरेलल में जुड़े होंगे, समानांतर में जब जुड़े होंगे तो करंट क्या होगा, सबसे जो होगा अधिक होगा, और जो श्रेणी में जुड़े होंगे तो करंट क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे अधिक हो जाएगा। तो V इक्वल टू IR हमको पता है, यानी V कॉन्स्टेंट है। अगर R सबसे अधिक होगा तो I सबसे कम होगा, और I सबसे अधिक होगा तो R सबसे कम होगा। ये बात हमको याद रखनी है। तो R सबसे अधिक कब होता है, जब सीरीज होता है, तब I सबसे कम होगा, और I सबसे अधिक कब होगा, जब R सबसे कम होगा। R कम कब होगा, जब हम सबको समानांतर में जोड़ देंगे। तो कम वाला पहले निकाल लेते हैं, कितना होता है, 3 ओम, 2 ओम, और कितना दिया हुआ है, 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकालेंगे। कितना होगा दोस्तों, 1/3, 1/2 प्लस 1/6, कितना हो गया, 6, 3 क्या 2 प्लस 3 क्या 3 प्लस 1 यानी कि 6/6 यानी कि 1। तो रेजिस्टेंस निकल गया इक्विवेलेंट कितना, 1 ओम। ठीक है। वोल्टेज है 12 वोल्ट। करंट कितना होगा, V इक्वल टू IR होता है, I होगा V/R यानी कि 12/1 यानी कि 12 एम्पियर करंट सबसे अधिक इसमें हो सकता है। सबसे कम कितना हो सकता है, तो देखो 3, 2 और 6 कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया, 12 ओम रेजिस्टर हो गया। सीरीज में है तो सीरीज में तो सीधा सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 12 हो गया। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा, 12 वोल्ट बटा 12 ओम यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है। क्या किया हमने, पैरेलल में ये वाला फार्मूला लगाया, सीरीज में ये वाला फार्मूला लगाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, और उसको वोल्टेज से डिवाइड कर दिया दोनों केस में। तो क्या निकला, सबसे अधिक करंट हमारे कितना निकला, 12, और सबसे कम कितना निकला, 1। तो 1/12 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ओम्स लॉ पे हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया है। साथ ही साथ इस तरह के सवाल अब बहुत जान से पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछे गए हैं। तो हर तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस तरह के सवाल आप इजीली बना पाएंगे, कम समय में भी बना पाएंगे। ठीक है। तो जैसे अगर आपने गणित पे कैलकुलेशन अच्छे हैं तो आप आराम से, आपको दिमाग में आ जाएगा 2, 3, 6 है, इसको इस तरह से डालेंगे तो इसका डिस्प्लोकर का सम 1 आ जाएगा, है ना। 3, 2, 6 को आप, मैंने तो यहाँ पे से जोड़ दिया, आप मुझवानी भी जोड़ सकते हैं, 3, 2, 6 कितना हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 6। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, जो है उत्तर है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हाँ, एक गलती यहाँ पे हो गई थोड़ी सी, आई थिंक 3, 2, 6 कर दिया मैंने, 3, 2, 5, 11 हो जाएगा ये, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 11 ओम जो है रेजिस्टर हो जाएगा, और जो वोल्ट है वो 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 12 वोल्ट बाय 11 ओम क्या होगा, इस केस में ये करंट हो जाएगा। ठीक है। तो रेशियो उस हिसाब से होगा, या ऑप्शन भी गलत हो गए, तो रेशियो भी क्या होगा उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। तो जो हम रेशियो निकालेंगे कितना निकालेंगे, 12/12 इंटू 11 यानी कि 1/11 का जो होगा वो अनुपात यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है।
तो इस तरह से सवालों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो सकता है, सवाल की इस तरह की गलतियाँ भी हो सकती हैं आपसे कि आप तीन, जैसे कि मैंने मेरे से गलतियाँ हुई तो इस तरह से गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। तो क्या करना, बेसिक फोकस थोड़ा सा रखना है कि क्या क्या हम करें कि जो गलतियाँ हैं अवॉइड कर सकते हैं। सीधा सीधी जोड़ने का बात होगा, घटाने का बात हो गया, इसमें जो गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, कम से कम करनी चाहिए। इस गलती के लिए मैं विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे बता दूँ कि ये बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। ऐसे कॉमन मिस्टेक्स को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड कर पाओगे कब, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे सवालों की, हर तरह के सवाल बनाने का प्रयास करोगे, मेमोरी बेस्ड को रेगुलरली फॉलो करते रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहीं पे ये सवाल है, क्या क्या था, वही सेम सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का जगह है तो इसीलिए यहाँ पे ये बनाया था मैंने कि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम है। ठीक है, अब फिर से क्लियरली यहाँ बना दिया जाए, 3, 2 और 6। तो सीरीज में कितना होगा, सॉरी पैरेलल में कितना होगा, 1 ओम और 12 वोल्ट, तो हो जाएगा कितना, 12 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। और पैरेलल की अगर बात करें तो 3, 2 और 12 कितना हो जाएगा, 3, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 5, 6, 11, 11 ओम और 12 वोल्ट बटा 11 जो होगा इसमें करंट पास कर रहा है। तो सबसे अधिक करंट कितना होगा, 12, सबसे कम करंट कितना हो गया, 12 बटा 11। तो 12 बटा 11 को और 12 का रेशियो अगर हम लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बटा 11। ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब ये सवाल कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर्स फॉर्म्ड एट पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर देन द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज। सवाल क्या कर रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जो वस्तु के दर्पण से 10 सेंटीमीटर अधिक दूर होता है, छवि का आवर्धन क्या होगा। तो ऐसे में गलती क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं कि वस्तु की दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर, जो नहीं करना है क्योंकि ये दिया ही नहीं है। दिया क्या है कि जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसके बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर है तो इसको हम माइनस ले लेंगे, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि इमेज फ्रॉम पॉइंट विच 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने u मान लिया और इमेज कितना मान लेंगे, v को मान लेंगे u+10 है उतना ही बड़ा है, आगे है। अब हम क्या लगाएंगे, दर्पण का फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v है ना। तो ये कितना है, -12 दिया हुआ है, 1/u निकाल लिया और ये u प्लस कितना, 10 सेंटीमीटर ऊपर है, 10 लिख लिया इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनता है, यहाँ पे कर देता हूँ, -1/12 = u × u + 10 बटा 2u प्लस कितना, 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -u² - 10 = कितना, 24u + 120। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो क्या निकलेगा दोस्तों, u², कहीं मिस्टेक हो गया, +120। ठीक है, हाँ, तो ये निकलेगा u² - -10 24u + 120 और u² - 10u, हाँ -10u, हाँ सॉरी यही गलती हो गया, 24u + 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे दोस्तों, u² - 14u - 120 ये बन रहा है यहाँ पे। तो अब इसको फर्दर हम इसको तोड़ेंगे, 120 को 14 में तोड़ेंगे तो कितना बनता है, 12 और 14, तो कितना बनना चाहिए दोस्तों, 20 और 6 -120। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करोगे, u के 2 वैल्यू आएगा, एक तो आएगा कितना 20 और एक आएगा कितना 6। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, हमको यहाँ पे 20 वाली वैल्यू लेना है। क्यों,
क्योंकि 6 नहीं हो सकता है, ये फोकल लेंथ पर बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने 6 वाली वैल्यू ले ली। 6 वैल्यू लेंगे तो कितना निकलेगा, u कितना निकलेगा, u प्लस 10 यानी कि 20 प्लस 10 कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। यानी कि 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है हमारा और 30 सेंटीमीटर पर क्या है, 30 सेंटीमीटर पर क्या है हमारा इमेज बन रहा है ना। तो आवर्धन कितना होता है -v/u यानी कि माइनस इंटू -30/-20 यानी कि -1.5। तो इमेज क्या बनेगा, टेढ़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और जो है हमारा इमेज वो रियल बनेगा। माइनस आ गया मतलब क्या, रियल बनेगा। तो सवाल किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको ये बताने बोल सकता है कि माइनस में जो है वो माइनस में आ रहा है तो क्या रियल बन रहा है कि इन्वर्टेड बन रहा है। तो आपको ये साइन देख के भी आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा किस तरह का इमेज हमारे यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कहीं कहीं पे आप छोटा मोटा कैलकुलेशन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैलकुलेशन आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप सीखते ही हो मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी सवाल ग्रुप डी में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को ड्राइव कर सकते हो। मैथ का काम क्या है, मैथ का काम बस है हमें हल लेके देना, किसी भी समस्या का हल लेके देना। मैथ सिर्फ ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं हम लोग कि हाँ बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैथ हम पढ़ते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने का मौका आपको ऐसी जगह पर मिल सकता है। फिजिक्स के सवालों में भी आप उसका अप्लाई बिल्कुल करें, मैथ के जो सीखते हैं वहाँ पे फिजिक्स में भी आप बिल्कुल इसको अप्लाई करने का प्रयास करें, साइंस में। अगला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि पीओपी इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट डिकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सही फर्स्ट पेज का फॉर्मूला क्या होता है, COCO3 डॉट हाफ H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट जो होगा आपको सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफ लिखा हुआ, हेमी मतलब हाफ, तो हेमीहाइड्रेट इसका जो हो जाएगा वो सही उत्तर होगा। ये बनता कैसे है, ये जिप्सम को 373 केल्विन पर गला के, मतलब कि 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लस थ्रू, हमारे जो शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैस इसके थ्रू द्वारा होता है। तो एल्वेओलाई के द्वारा होता है, डायफ्राम के द्वारा होता है, अपेंडिक्स के द्वारा होता है या ब्रैंडिक्स के द्वारा होता है। दोस्तों, तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा एल्वेओलाई के द्वारा ये होता है, क्लिपिका के द्वारा होता है। तो हमारे शरीर का जो डिफरेंट अंग्स हैं वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, तो जितने भी डायग्राम हमारे बॉडी सिस्टम के हैं वो भी आपको पढ़ लें, और प्लांट के भी जितने डायग्राम है वहाँ भी वो भी आप अच्छे से इसको वहाँ पे पढ़ लें। ठीक है, अब ये सवाल पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में क्या करना है, जो एक्स वाई जेड है वो हमको निकालना है कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देखें तो एक्स क्या है दोस्तों और वाई क्या है, जेड क्या है, इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। सबका जो नाम है हमको वहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा एक्स है, ठीक है, इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, वाई है, और ये जो सब हरा हरा है दिख रहा है वो हमारा जेड है। ठीक है, तो एक्स क्या है, देख सकते हैं एक्स जो है हमारा यहाँ पे ओव्यूल्स है, साफ साफ दिख रहा है। ओवरीज के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। पुष्प की बात करें तो पुष्प के ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओवरीज होता है। वही बाद में सीड बन जाता है, वहीं से नया प्लांट का जो होता है वो उत्पत्ति होती है। ठीक है, जेड क्या है, सेपल है, जो हरा पार्ट होता है उसको सेपल बोलते हैं, है ना। जो हरा हरा पार्ट यहाँ पे आप दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम सेपल बोलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा ये वाला है पार्ट को बोल रहे हैं। तो आपको प्लांट के पार्ट्स को पहचानना आना चाहिए। ये भी जो जानकारी आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के जो सवाल है उसमें गड़बड़ी नहीं करना है। कैसे गड़बड़ी नहीं करोगे, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को अच्छे से एक बार देख के समझ लिया हो। ठीक है, तो जब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, एक्स ओव्यूल्स, जेड सेपल, वाई स्टिग्मा। ठीक है, और सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनकी जो लेबलिंग है डायग्राम में वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी सही से लेबलिंग। स्टिग्मा, एंथर, जो फीमेल पार्ट का क्या होता है वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टैमेन एंड फिलामेंट। और इसके अलावा प्लांट में एक पेटल होता है, एक सेपल होता है, ओवरी होता है, वो भी फीमेल का ही पार्ट होता है। उसके अंदर ओव्यूल होता है, अंडा, जो कि बन जाता है सीड, और ओवरी बन जाता है क्या दोस्तों, फल। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। केमिकल कंपाउंड्स जो भी जरूरी है उनको तो आपको पढ़ ही लेना है। सेलेनिटी, जाइलम, एम्फोलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं आरबी ग्रुप डी में हमेशा से।
प्लांट्स की बात करें तो रिलीज ऑफ वेस्ट कैसे करते हैं, हार्मोन्स प्लांट्स या क्या है, वहाँ से सवाल भी आ सकते हैं। ऑप्टिक्स छोड़ के जाना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, 3 सवाल आप कैसे ही चल जाएंगे छोड़ के जाओगे तो। मैग्नेट्स पे भी सवाल आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा सवाल आ रहे हैं, करंट पे सवाल आ रहे हैं, जो ये रूल होता है थंब रूल वगैरह, उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन क्या होता है, वहाँ से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो सब मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल तो भी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स है उतना ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लगातार सवाल आ ही रहे हैं, 1-2 सवाल बन ही जाता है। होमोलॉगस सीरीज पे भी सवाल निकल रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे सवाल अभी कम हो गए बट पूछे गए हैं, 1-2 सवाल भी हाल फिलहाल के सिस्टम में भी पूछे जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस से सवाल बन रहे हैं, एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, उनको बैलेंस करने का भी बात हो रहा है। और ध्रुवीय विस्थापन और द्विवीय विस्थापन जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बारे में चर्चा और क्वेश्चन जो है वो अगले शिफ्ट में आते रहेंगे और यहाँ पे भी हम चर्चा इसके बारे में करते रहेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेना है, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। आपकी प्रिपरेशन है वो किससे डिपेंड करती है, वो आपके स्मार्ट वर्क पर डिपेंड करती है कि किस तरह से आप सवालों को एनालाइज करते हैं। अब जो है उस आरआरबी ग्रुप डी भी आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप अब एक स्मार्ट अप्रोच रखें, आप जो है सीधा सीधा रट के जो है आप सॉल्व ना करें, कुछ चीज़ें जो ऐसी जो कॉन्सेप्ट के द्वारा आप सॉल्व करें, उसी तरह समझने की कोशिश करें। तो ग्रुप डी के नए पैटर्न को हम समझेंगे तभी हम इसमें अच्छा एक्सेल कर पाएंगे। तो आप सब अच्छे से इसको समझें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और ग्रुप डी की तैयारी जोर शोर से करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।